नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ग्रामीण प्रवेश की 10वीं क्लास होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 को नई वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुई। यानी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 को नई वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुई। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक मानी जाती है। यानी कि 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक मानी जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में 2 योजनावकाश यानी कि प्लान हॉलीडे और एक रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना कहते हैं। यानी कि देखा जाए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में 2 योजना अवकाश रहे हैं, यानी कि प्लान हॉलीडे रहे हैं, और एक रोलिंग प्लान जिसे अनवरत प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समस्त 12 पंचवर्षीय योजना में समय से पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में स्थगित कर दी गई। यानी कि देखा जाए 12 पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, उनमें से 5वीं ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले स्थगित कर दी गई। और वो कब स्थगित कर दी गई? तो वो 1978 में स्थगित कर दी गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो समय से पहले स्थगित कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक रही। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में पहली 5 साली योजना प्रस्तुत की। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में पहली 5 साली योजना प्रस्तुत की। तो यानी पहली 5 साली योजना किसने प्रस्तुत की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। और वो कब की? तो वो की 8 दिसंबर 1951 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर आधारित है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी कृषि पर आधारित थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय योजनाओं की भी शुरुआत हुई। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय योजनाओं की भी शुरुआत हुई। और वो 3 बहुउद्देशीय योजना कौन कौन सी थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाई गई भारत में? तो वो थी भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड ये परियोजनाएं भारत में बनाई गई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ। यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ। इसका पुनः निरीक्षण करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।
यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ, जिसका पुनः निरीक्षण करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। आगे देख लेते हैं। इस योजना में लक्षित विकास दर 2.1% रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति हमें 3.6% की हुई। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर जो 2.1% तय की गई थी, लेकिन प्राप्ति हमें 3.6% की हुई, यानी कि फालतू ही प्राप्त हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसमें देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। यानी इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो उद्योगों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए। तो वो 3 लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? राउरकेला उड़ीसा, जो जर्मनी के सहयोग से लगा। राउरकेला उड़ीसा, जो जर्मनी के सहयोग से लगा। दूसरा है भिलाई, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई छत्तीसगढ़, जो रूस के सहयोग से लगा। दूसरा है भिलाई छत्तीसगढ़, जो रूस के सहयोग से लगा। तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जो ब्रिटेन के सहयोग से लगा। तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जो ब्रिटेन के सहयोग से लगा। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए। कौन कौन से थे? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। यानी कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यानी राउरकेला जो उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल जो ब्रिटेन के सहयोग से लगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना में कुल बजट का 20% कृषि को दिया गया, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी आई। यानी कि इस योजना में कुल बजट का 20% कृषि को दिया गया, फिर भी कुल उत्पादन में कमी आई। तो यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी उसमें कुल बजट का 20% कृषि को दिया गया, फिर भी उत्पादन में फिर भी कमी आई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 4.5% रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति 4.2% हुई। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 4.5% रखी गई थी, लेकिन प्राप्ति 4.2% प्राप्त हुई। यानी कि लक्षित विकास दर से 0.3% कम प्राप्ति हुई। यानी लक्षित विकास दर से देखा जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 0.3% की कमी प्राप्त हुई। हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना
1961 से 1966 तक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि यह 3 मॉडलों पर आधारित है। कौन कौन से? एक तो सैंडी, दूसरा चक्रवर्ती और तीसरा महालनोबिस मॉडल पर। यानी सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यानी 3 व्यक्ति अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि व उद्योगों को दी गई। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि व उद्योग दोनों को दी गई थी। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि व उद्योग दोनों को दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि विशेषकर ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसमें विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय पंचवर्षीय योजना में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 1956 में स्थापना की गई। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में FCI की स्थापना की गई जो 1965 में की गई। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई। तो ये FCI की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई जो 1965 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया जो 1965 में किया गया। यानी FCI का भी 1965 में गठन हुआ और कृषि कीमत आयोग का भी गठन 1965 में हुआ। और ये दोनों आयोग हैं, दोनों संस्था हैं, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गठित की गई। और कृषि कीमत आयोग का गठन 1965 में किया गया जिसका नाम 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। यानी कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। तो यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम कर दिया गया 1985 में। आगे देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964-65 में सघन पशु कार्यक्रम चलाया गया। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964-65 में सघन पशु कार्यक्रम चलाया गया। इस योजना के बाद यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश यानी प्रथम योजना अवकाश लागू किया गया। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद प्रथम योजना अवकाश लागू किया गया था जो कि 1966 से 1969 तक था। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षीय योजना अवकाश लागू किया गया जो 1966 से 1969 तक था। यानी 3 के बाद 3 का अवकाश किया गया, ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी लेकिन प्राप्ति 2.8% हुई। यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर
5.6% थी, लेकिन प्राप्ति 2.8% हुई। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है योजना अवकाश देख लेते हैं। तो योजना अवकाश से संबंधित क्या है तथ्य, ये देख लेते हैं। पॉइंट है इस योजना अवकाश में देख लेते हैं। इस योजना के समय 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस योजना के समय 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस अवधि में कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि इस अवधि में कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना अवकाश के समय 3.0% की वृद्धि प्राप्त हो सकी थी। यानी इस योजना अवकाश के समय 3.0% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो सकी थी। यानी कि जो योजना अवकाश था इसमें कृषि और उद्योग को बराबर की मान्यता दी गई थी और इस योजना अवकाश के समय ही 3% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। यानी कि जो योजना अवकाश जो चलाया गया था इसमें कृषि और उद्योग को समान वरीयता दी गई थी और इसमें लक्षित विकास दर से 3% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। यानी 3% की बढ़ोतरी हुई थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। इसमें देख लेते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व, विकास और आत्मनिर्भर की प्राप्ति था। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व, विकास और आर्थिक निर्भरता, इस आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यानी स्थायित्व, विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्राप्ति का उद्देश्य रहा था चौथी पंचवर्षीय योजना का। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व विज्ञान का प्रयोग किया गया। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व विज्ञान का प्रयोग किया गया। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व विज्ञान का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 22% कृषि क्षेत्र को दिया गया। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 22% कृषि क्षेत्र को दिया गया। तो यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 22% कृषि क्षेत्र को दिया गया। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन प्राप्ति 3.3 की हुई। यानी प्राप्ति 3.3 की हुई। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन प्राप्ति 3.3% की हुई। यानी कि कमी देखा जाए तो 2.3% की कमी आई चौथी पंचवर्षीय योजना में। यानी कितने की कमी दर्ज की गई? तो
3% की कमी दर्ज की गई चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो लक्षित विकास दर से कम थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समावधि 1974 ईस्वी से शुरू हुई, यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1974 से शुरू हुई और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित है। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना था। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाना था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कुल बजट का 15% दिया गया। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 15% कृषि क्षेत्र को दिया गया। यानी पाँचवीं में 15% दिया गया कृषि के लिए कुल बजट का। अगला देख लेते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की शुरुआत की गई। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की शुरुआत की गई। यानी कि अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की शुरुआत कब हुई? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई। जो किस सन में हुई? तो वो हुई 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की शुरुआत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। आगे देख लेते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 4.4% थी, लेकिन प्राप्ति 4.8% की हुई। यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 4.4% थी, लेकिन प्राप्ति 4.8% हुई। यानी कि देखा जाए तो यह योजना सफल रही, क्योंकि इसमें 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई लक्षित विकास दर से। किसमें? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना मानी जा सकती है, क्योंकि इसकी लक्षित विकास दर 4.4% थी, लेकिन प्राप्ति 4.8% रही। आगे देख लेते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई ने 1978 में बंद कर दिया। यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई ने 1978 में बंद कर दिया। इसकी जगह रोलिंग प्लान लेकर आए। यानी मोरारजी देसाई ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया और उसकी जगह रोलिंग प्लान लेकर आए, जिसे अनवरत प्लान कहते हैं। यानी कि देखा जाए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से 1 वर्ष पूर्व ही स्थगित हो गई और उसकी जगह रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत प्लान आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। यानी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। इस योजना की शुरुआत अनवरत योजना के समाप्त करके की गई। यानी छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। यानी छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। और पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। यानी छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर
विशेष जोर दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना इनपुट आउटपुट, यानी छठी पंचवर्षीय योजना इनपुट तथा आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। यानी छठी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो वो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का द्वितीय चरण शुरू हुआ, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का द्वितीय चरण शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1980 से ही भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी 2 अक्टूबर 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कि देखा जाए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई 2 अक्टूबर 1980 में। किसकी? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1980 में हुई समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। यानी कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। यानी नाबार्ड बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, जो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, और नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत बेरोजगारी की प्रमाण वर्ष, यानी बेरोजगारी की प्रमाण वर्ष तय की गई। यानी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत बेरोजगारी की प्रमाण वर्ष तय की गई। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे या 273 दिन काम करता है, तो वह बेरोजगार नहीं माना जाएगा। यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की प्रमाण वर्ष तय की गई। इसमें यह तय किया गया कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे या 273 दिन पूरे साल में काम करता है, तो वह बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ये सब छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी, लेकिन प्राप्ति 5.7% रही। यानी कि देखा जाए तो पाँचवीं के बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी, लेकिन प्राप्ति 5.7% की हुई। यानी कि अगर देखा जाए तो वृद्धि 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई। लक्षित विकास दर से 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई छठी पंचवर्षीय योजना में, जो कि सफल मानी जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक रही। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक रही। और 7वीं पंचवर्षीय योजना
में प्राथमिकता सभी को भोजन, सभी को रोजगार सृजन कराना था। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी सभी को भोजन, सभी को रोजगार। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? सभी को भोजन मिलना चाहिए और सभी को रोजगार मिलना चाहिए। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1986 में कपाट की स्थापना की गई। यानी कि कपाट की स्थापना 1986 में की गई और वह किसके द्वारा की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1986 में कपाट की स्थापना की गई और वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में कपाट की स्थापना की गई। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कपाट की स्थापना की गई जो 1986 में हुई थी कपाट की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी, लेकिन प्राप्ति 6% की हुई। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी, लेकिन प्राप्ति 6% की हुई। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना भी एक सफल योजना मानी जाती है। यानी कि 5वीं सफल रही, 6वीं सफल रही और 7वीं भी सफल रही। तो यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी, लेकिन प्राप्ति 6% की हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। पॉइंट देख लेते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कि दक्षिण भारत से थे। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कि दक्षिण भारत से थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास करना था। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मेला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मेला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो मेला ढोते थे लोग, उन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और कहा कि अब कोई मनुष्य मेला नहीं ढोएगा, इस तरह का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जो 1993 में शुरू की गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी, जबकि प्राप्ति 6.8% रही। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल मानी जाती है। यानी कि पहले 5वीं सफल रही और फिर उसके बाद 6वीं, उसके बाद 7वीं और उसके बाद 8वीं। यानी कि 5 से 8 तक अभी तक योजनाएं सभी सफल रही हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 5.6 थी,
जबकि प्राप्ति 6.8 रही। नेक्स्ट देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1997 से 2000 तक रही, यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक रही। इसमें देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की आय 20,000 रुपये तय की गई, यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की आय 20,000 रुपये तय की गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय और समानता का विकास था, यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना न्याय और समानता से संबंधित है, ऐसा मान सकते हैं। यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? न्याय और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना रही, यानी कृषि की दृष्टि से अगर नौवीं पंचवर्षीय योजना को देखा जाए तो नौवीं पंचवर्षीय योजना सबसे हानिकारक सिद्ध हुई कृषि की दृष्टि से। अगर देखा जाए नौवीं पंचवर्षीय योजना को कृषि की दृष्टि से तो सबसे हानिकारक योजना सिद्ध हुई नौवीं पंचवर्षीय योजना कृषि की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 6.5% थी, लेकिन प्राप्ति 4.5% हुई, जो कि असफल मानी जाती है नौवीं पंचवर्षीय योजना। यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 6.5% थी, लेकिन प्राप्ति 5.4% रही, तो यानी कि कमी दर्ज की गई लक्षित विकास दर से। तो इसीलिए इस योजना को यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। इसमें देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दूना करना, यानी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। अगला पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। तो यानी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में नई कृषि नीति 2000 लागू की गई, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में नई कृषि नीति 2000 लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में मृदा स्वास्थ्य पर बल दिया गया, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में मृदा स्वास्थ्य पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में जल साधन प्रबंधन पर ध्यान दिया गया, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान दिया गया, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में
जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 8% थी, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 8% थी, लेकिन प्राप्ति 7.6% रही। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 8% थी, लेकिन प्राप्ति 7.6% रही। तो यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना मानी जाती है, क्योंकि लक्षित विकास दर से कम की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2007 से 2012 तक रही। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2007 से 2012 तक रही। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में लक्षित विकास दर, यानी कि कृषि के लिए लक्षित विकास दर 4.1%, उद्योग के लिए लक्षित विकास दर 10.5% और सेवा क्षेत्र के लिए लक्षित विकास दर 9.9% थी। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर कृषि के लिए 4.1%, उद्योग के लिए 10.5%, सेवा के लिए 9.9%, लेकिन जो प्राप्ति हुई, यानी कृषि की लक्षित विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4.1 रखी गई, लेकिन प्राप्ति 3.3% की हुई, यानी कि कमी दर्ज की गई, यानी लक्षित विकास दर पूरी नहीं हो पाई। और अगला पॉइंट है उद्योग की लक्षित विकास दर रखी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10.5, लेकिन प्राप्ति हुई उद्योग क्षेत्र में 6.6%, जो भी ये भी असफल रही। उद्योग में भी 11वीं योजना असफल रही। और सेवा क्षेत्र में लक्षित विकास दर 9.9% रखी गई और प्राप्ति 9.8% रही। ये भी कहीं न कहीं असफल ही रही। तो इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो ये भी असफल मानी जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि 2012 से 2017 तक मानी जाती है। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 2012 से 2017 तक मानी जाती है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना और सभी गांवों में विद्युतीकरण करना या सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना और सभी गांवों में बिजली पहुंचाना या उनका विद्युतीकरण करना, ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए पद सृजन किए जाने का लक्ष्य रखा। यानी कि ऐसा माने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार
देने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया, ऐसा माना गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं एक नज़र में, यानी कि अब देखा जाए तो क्विक रिवाइज कह सकते हैं इसको। सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेंगे पॉइंट वार। तो शुरू करते हैं। पहले एक तरफ योजना दे रखी है, दूसरे नंबर पर समय और तीसरे नंबर पर दे रखा है उद्देश्य, लक्ष्य और मॉडल। यानी कौन सी योजना का क्या उद्देश्य रहा, क्या लक्ष्य रहा और क्या कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो ये सब देखते हैं इसमें। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यानी पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और यह पहली पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, बिजली से संबंधित थी। यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, बिजली से संबंधित थी। अब देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में भारी उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, यानी औद्योगिकीकरण को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय, चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल पर आधारित थी। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय, चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, ये विशेषकर आपको ध्यान देना होगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाती है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और पाकचीन युद्ध के कारण निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर सकी। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही, क्योंकि उसी समय पाक से भी युद्ध हुआ था और चीन से भी युद्ध हुआ था, तो इसलिए यह भारी नुकसान हुआ था उस समय। तो ये असफल इसलिए रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है। और नेक्स्ट है योजना अवकाश। तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश माना जाता है। यानी कि 1966 से 1967 तक योजना अवकाश माना जाता है। यानी कि इसमें देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूर्णतः असफल हो जाने के कारण अवकाश घोषित किया गया। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही असफल हो गई तो उसके तुरंत बाद 1966 से 69 तक योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। आगे देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मैनी अशोक रुद्रा प्रतिमान मॉडल पर आधारित है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मैनी अशोक रुद्रा प्रतिमान मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा और बांग्लादेशी शरणार्थियों को
शरणार्थियों की समस्या के कारण असफल रही। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो असफल रही थी वो सूखा और बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या के कारण असफल रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मैनी अशोक रुद्रा प्रतिमान मॉडल पर आधारित थी और जो कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। आगे देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, यह योजना मूलतः 10 वर्षीय लंबी योजना थी। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो मूलतः 10 वर्षीय लंबी योजना थी जो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाओ पर आधारित थी। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना 10 वर्षीय लंबी योजना थी जो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाओ पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना। यानी रोलिंग प्लान अनवरत योजना यानी 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान रहा। यानी रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक रहा। यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने अनवरत योजना सिस्टम के साथ आई, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए और उसी आधार पर अगले वर्ष की योजना तैयार की जाए। यानी कि जो अनवरत योजना 1978 से 1980 में लागू की गई मोरारजी देसाई की जनता सरकार द्वारा, तो इसका उद्देश्य था कि प्रति वर्ष उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए और उसी आधार पर अगले वर्ष की योजना बनाई जाए। तो ये स्ट्रेटजी थी रोलिंग प्लान की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि पर बल दिया गया। यानी छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि से था। और छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले यानी पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। यानी छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। तो प्रश्न ये बन सकता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना जो रोजगार पर केंद्रित थी और इसी में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो रोजगार पर केंद्रित थी और इसी में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। तो प्रश्न ये बन सकता है किस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। अगला है योजना अवकाश। तो योजना अवकाश 1990 से 1992 तक रहा। यानी योजना अवकाश 1990 से 1992 तक रहा। और योजना अवकाश 1990-92 क्यों किया गया इसे देख लेते हैं। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, इसीलिए केवल एक वर्षीय योजना बनाई। यानी केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता यानी उथल चल रही थी, इसीलिए योजना अवकाश कर दिया गया 1990-92 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो जॉन डब्ल्यू
मिलर मॉडल पर आधारित है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना बीपी नरसिंहा राव एलपीजी सुधार से संबंधित है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में बीपी नरसिंहा राव ने एलपीजी सुधार की बात की है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता से संबंधित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता से संबंधित है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवार की आयु 20,000 रुपये तय की गई, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवार की आयु 20,000 रुपये तय की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह तय किया गया कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी कर दी जाएगी या दुगनी हो जाएगी, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना मूल विषय यानी समावेशी विकास था, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ इसका ढांचा बनाया, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का खाका सी रंगराजन ने तैयार किया, ऐसा मान सकते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का खाका सी रंगराजन ने तैयार किया। और इस योजना में 7 करोड़ नई नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7 करोड़ नई नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया, जो कि सी रंगराजन ने इस योजना को तैयार किया था। अब देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था मूल विषय तीव्र, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी मूल विषय तीव्र पर आधारित थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वृद्धि, यानी किस पर आधारित थी 12वीं पंचवर्षीय योजना? मूल विषय तीव्र अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वृद्धि। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्यालय, वन आवरण, अवसंरचना निवेश, ग्रामीण दूरसंचार घनत्व में औसत वृद्धि, ये सब 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और अगला पॉइंट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का 10% आत्मनिर्भरता, यानी कि 10% निर्धनता में कमी लाना 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी कि निर्धनता में 10% की कमी लाना 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 5 करोड़ नई नौकरियां देने का उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, यानी कि 5 करोड़ नई नौकरियां 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दी जानी थी, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा 7 करोड़ नौकरियां दी जानी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 थी,
यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद प्राप्त करता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम मंजूरी प्रदान करता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई? यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई? तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो भारत में प्रथम योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया। यानी भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए? तो वो लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। यानी पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? यानी निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो वो रही 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं? तो भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है?
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। अगला पॉइंट है, भारत के बाहर पंचवर्षीय योजना, भारत के 12 पंचवर्षीय योजनाओं में कितने योजना अवकाश हैं, यानी कहने का मतलब यह है भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाओं में कितने योजना अवकाश हैं। तो 2 योजना अवकाश हैं। पहला योजना अवकाश 66-69 में और दूसरा योजना अवकाश 90-92 में, यानी कि पहला 66-69, दूसरा 90-92, यानी पहला 3 वर्ष के लिए रहा और दूसरा 2 वर्ष के लिए रहा। तो 2 योजना अवकाश रहे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही बंद कर दिया गया, यानी किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही बंद कर दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही बंद कर दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई। तो भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड ये सभी चलाई गई, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड ये तीनों पंचवर्षीय यानी तीनों परियोजनाएं चलाई गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भिलाई लौह संयंत्र छत्तीसगढ़ किसके सहयोग से लगाया गया, यानी भिलाई किसके सहयोग से लगाया गया। तो भिलाई रूस के सहयोग से लगाया गया जो छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो कृषि कीमत आयोग का गठन तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यानी अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया। तो मोरारजी देसाई ने शुरू किया रोलिंग प्लान, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो द्वितीय योजना अवकाश की अवधि 1990 से 1992 थी, यानी द्वितीय योजना विकास की अवधि 1990 से 1992 थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 थी, यानी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1980 से 1985 थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। नाबार्ड बैंक की स्थापना
छठी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 3 + 3, 3 + 3, 5 + 1 और 7 + 2, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है, जो नीले में लिखे हुए हैं 5, 3, 7, ये जो नीले में लिखे हुए हैं ये योजना हैं, और जो लाल में लिखे हुए हैं ये योजना अवकाश हैं। यानी कि 3 का मतलब तीसरी योजना के बाद 3 वर्षीय अवकाश रहा, जो प्रथम योजना अवकाश था, और 5 के बाद 1 वर्षीय अवकाश रहा, जो रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं, और 7वीं योजना के बाद 2 वर्षीय अवकाश रहा। तो इस तरह से ये काम में लाया जाता है, इससे किसी भी योजना की सही डेट का पता किया जा सकता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस योजना की प्राथमिकता थी? यानी सभी को भोजन और सभी को रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है? तो कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना 9वीं योजना को माना जाता है। यानी कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने किया। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। यानी भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की गई? तो भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।